नमस्कार, डाक प्रशिक्षण केंद्र वडोदरा की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इस सेशन में हम जानेंगे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इससे मुकाबला करने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या नियम बनाए गए हैं, इसमें डाक विभाग का क्या रोल है, क्या-क्या रिस्क कैटेगरीज हैं और उन रिस्क कैटेगरीज के लिए क्या डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड हैं, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। क्या रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, एज वेल एज ये भी जानेंगे कि जो हमारा रेमिटेंसेस सर्विसेज हैं, मनी ऑर्डर, आईएमटीएस एटसेट्रा, इनके लिए भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, उनके बारे में इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, efforts for legitimating the illegal money is known as money laundering। आपने सुना होगा काला पैसा, सफेद पैसा। तो ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो इलीगल तरीका है या इलीगल मनी को लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। जिस ब्लैक मनी भी हम कहते हैं, एज वेल एज इसके लिए डर्टी मनी शब्द का भी इस्तेमाल बहुत सारी जगह किया जाता है, जिसमें हम ये डर्टी मनी के लिए इन ब्लैक मनी में ऐसे पैसे जो इलीगल आर्म्स सेलिंग से कमाए गए हों, स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स, एम्बेजलमेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, कंप्यूटर फ्रॉड, फेक करेंसी नोट्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे जिनको हम गलत धंधे कह सकते हैं, उनसे जो पैसे कमाए जाते हैं वो डर्टी मनी या ब्लैक मनी की कैटेगरी में आते हैं और इसको कन्वर्ट करने की जो कोशिश है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। व्हाट इज द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह का ऑफेंस है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी पर्सन अगर नोइंगली या अननोइंगली मनी लॉन्ड्रिंग की किसी भी एक्टिविटी में अगर शामिल पाया जाता है तो वो उसका ऑफेंडर माना जाएगा और उसके खिलाफ जो प्रोविजंस है उनके तहत एक्शन लिया जाएगा। एक्शन के किस किस तरह तक के लिए जा सकते हैं, क्या सजा हो सकती है, क्या जुर्माना लगाया जा सकता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जो मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उसका कॉन्फिस्केशन और डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है और उसकी जुर्माने के तौर पे जो रकम, जो उस प्रॉपर्टी से जो पैसा प्राप्त होगा उसको जुर्माने के तौर पे सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो गिल्टी पाया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, तो उसको इम्प्रिजनमेंट की सजा भी दी जा सकती है, जो कम से कम 3 साल और 7 साल तक जिसको बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ साथ उस व्यक्ति के खिलाफ 5 लाख तक का नगद का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देन ये सब जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस को हमने समझा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो इससे बचने के लिए इंटरनेशनल लेवल तक एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो उसी मानकों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसमें समय समय पे बदलाव भी आते हैं। पहला जो परिवर्तन आया था 1 जुलाई 2005 को आया, जो 1/6/2009 से लागू हुआ। इस एक्ट की ये विशेषता थी कि ये पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, जो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त था, इस वजह से बहुत सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन ये एक बहुत ही सशक्त कानून था जो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता था। इसका उद्देश्य था सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और जो प्रॉपर्टी या जो इलीगल लोगों ने कमाई की है उसको कॉन्फिस्केशन करना और डिस्पोज ऑफ करना, ये सारे प्रोविजन पीएमएलए में किए गए। अंत में इसमें लास्ट अमेंडमेंट 2012 में हुआ, जो इफेक्टिव है 15 फरवरी 2013 से।
अब जब भारत सरकार ने जब एक्ट बना दिया, पीएमएल एक्ट 2002, तो इसमें डाक विभाग भी क्योंकि फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स को डील करता है, तो डाक विभाग का भी कुछ रोल बन जाता है। तो इसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस थे डाक विभाग के, उसके बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहला था मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। सभी जो वित्तीय लेन देन हम करते हैं उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना। किस तरह उनकी नेचर क्या है, कैश है, चेक है, उनकी वैल्यू क्या है, और ये सारा का सारा एक प्रेस्क्राइब्ड डिटेल उसमें तैयार रखना। इसके बारे में और हम आगे चर्चा करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। वेदर सच ट्रांजेक्शंस कंप्राइज ए सिंगल ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। आप जब भी लिमिट की बात करेंगे तो ये सिंगल ट्रांजेक्शन भी हो सकती है एज वेल एज सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। ऐसी सूचनाएं जो लगती है कि मनी लॉन्ड्रिंग से संलिप्त व्यक्तियों की बारे में हो सकती है, तो उनको हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ जो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट्स थे उसमें तुरंत जितना जल्दी हो सके शेयर करना, और जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं वो एटलीस्ट जो इससे वित्तीय ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड, केवाईसी, सीडीडी नॉर्म्स के जो रिकॉर्ड हैं वो 5 साल तक प्रिजर्व करके रखना, ये हमारा डाक विभाग का ऑब्लिगेशन था। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 2 तरह के नॉर्म्स बनाए गए, नो योर कस्टमर्स एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये दोनों हमारे यहाँ तैयार किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से भी ये सर्कुलेट किया गया था। तो यहाँ ये क्या है और स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इनका क्या किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया, ये अब हम आगे आने वाली और पोस्ट ऑफिस की ट्रांजैक्शंस में किस तरह से ये लागू पड़ते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले केवाईसी नॉर्म्स की अगर बात करें तो इसको हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको 3 रिस्क कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और तीनों रिस्क कैटेगरी के अलग अलग नॉर्म्स बनाए गए। वो कौन सी हैं आगे वाली स्लाइड्स में हम जानते हैं। सबसे पहले 3 रिस्क कैटेगरी बनाई गई, आपको दिख रहा है, लो रिस्क कैटेगरी, मीडियम रिस्क कैटेगरी और हाई रिस्क कैटेगरी। जैसा कि आप सब जानते हैं और रूटीन में आप ये सब काम करते ही हैं, 50,000 तक की सिंगल ट्रांजेक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन अगर होती है तो वो लिस्ट कस्टमर लो रिस्क कैटेगरी में आता है। जैसे ही उस कस्टमर का इन्वेस्टमेंट 50,000 से ऊपर जाता है और 10 लाख तक उसको मीडियम रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है, और 10 लाख से ऊपर जैसे ही वो चला जाता है तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। तो इन रिस्क कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही हमें हमारे ड्यू डिलिजेंसेस करने हैं, नॉर्म केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करना है। वो क्या है हम समझते हैं। पहले लो रिस्क कैटेगरी की अगर बात करें तो हमें एक प्रूफ लेना होगा जिसमें आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, दो ये हर एक व्यक्ति से लेने। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन रहता है कि एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। तो यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। अगर एक ही प्रूफ में, जैसे कि हम पासपोर्ट लेते हैं जिसमें आईडी भी है एज वेल एज एड्रेस भी है, तो इसको ही हम आईडी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटोज जो लेनी है वो रिसेंट फोटोग्राफ्स भी लेनी है। अगर बीओ का केस है तो 2 फोटोग्राफ लेनी है, सीनियर सिटीजन का मामला है तो भी हमें 2 फोटोग्राफ मैंडेटरीली लेनी है। की अगर बात करें केवाईसी नॉर्म्स की तो जो मीडियम रिस्क कैटेगरी है उसमें भी यही डॉक्यूमेंट सब सेम रहेंगे। एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, वो है पैन कार्ड की। अगर कोई कस्टमर जिसका इन्वेस्टमेंट 50,000 से ऊपर हो जाता है तो उसे वन टाइम, ये मैं दोबारा दोहरा देता हूं, वन टाइम, एक बार ही, लोगों की एक प्रवृत्ति बनी हुई है कि हम बार बार कस्टमर्स को बोलते हैं पैन कार्ड की कॉपी दीजिए, पैन कार्ड की कॉपी दीजिए। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, एक बार उससे लेना है पैन कार्ड और उसको हमारे रिकॉर्ड में अपडेट करना है, उसके केवाईसी में कीप में अपडेट करना है। उसके बाद बार बार उसे इसके बारे में नहीं बोलना है क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में ऑलरेडी वो आ चुका है। कई बार ऐसी परिस्थिति भी आती है कि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, ऐसा कुछ कस्टमर्स बोलते हैं, तो उस केस में हमें डिक्लेरेशन लेना है फॉर्म 60 अथवा तो 61 में। फॉर्म 60 है एग्रीकल्चर इनकम के लिए और 61 है अदर इनकम्स के लिए। और सबसे
हाई रिस्क कैटेगरी लास्ट में, इसमें भी सारे डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ की बात हम करें, आईडी प्रूफ की बात करें, एड्रेस प्रूफ की बात करें, ये सारी चीजें जैसी मीडियम रिस्क में और लो रिस्क में थी वही रहेंगी। बस फर्क सिर्फ इतना है, इसका एडिशनल रिक्वायरमेंट, ये एक महत्वपूर्ण एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो हमारी हाई रिस्क कैटेगरी में आएगी। इसको हम कह सकते हैं कॉपी ऑफ सोर्स ऑफ फंड। ये व्यक्ति जो 10 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम उसे कहेंगे कि जो फंड आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ला रहे हैं उसकी सोर्स की जो कॉपी है उसको आप पोस्ट ऑफिस में केवाईसी डॉक्यूमेंट के तौर पे जमा करवाएं। बस ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। यहाँ कुछ और भी क्लैरिफिकेशन है, मैंने साथ के साथ भी आपको बताया है। पहला, मान लीजिए कोई खाता जो है माइनर के द्वारा खुलवाया जा रहा है, तो जो नॉर्म्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे गार्डियन के लिए। दूसरा, जॉइंट होल्डर अगर कोई खाता खुलवाते हैं तो जो नॉर्म्स है दोनों जॉइंट होल्डर्स पे, दोनों होल्डर्स पे, सर्टिफिकेट होल्डर पे या डिपॉजिटर जिसको हम कहें, दोनों कस्टमर पे लागू पड़ेंगे, दोनों को अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना पड़ेगा। एक ये भी आता है कि बहुत सारे कस्टमर ने पहले जब खाता खुलवाया तब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, लेकिन एक प्रवृत्ति के तौर पे ये यूं समझ लीजिए कि आदत पड़ी हुई, हम बार बार केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी वो दोबारा जब खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में आता है, तो हमें उस खाते का, पुराने खाते का जो ऑलरेडी उस कस्टमर के नाम खुला हुआ है, उसका अकाउंट नंबर सिंपली लिखना है और उसमें बताना है कि यह डॉक्यूमेंट इस अकाउंट के साथ में दिए, ऑलरेडी दिए हुए हैं। नेम एड्रेस जो है उनको हमें जरूर मैच कर लेना है। एक ये क्वेश्चन भी आता है, डिपॉजिट इज मेड थ्रू एजेंट, एजेंट्स के थ्रू हमारे, आपको पता है एसएस और एमपीकेबीवाई के एजेंट हमारे डिपार्टमेंट में काफी हैं और बहुत सारा महत्वपूर्ण बिजनेस उनके द्वारा किया जाता है, बहुत सारा बिजनेस, महत्तम बिजनेस उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इस केस में डॉक्यूमेंट्स जो है वो केवाईसी डॉक्यूमेंट एजेंट के द्वारा भी अटेस्ट किए जाएंगे, ये हमें याद रखना है। डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट है तो उस केस में अगर इलिटरेट इन्वेस्टर है तो उससे अटेस्ट करवाए जाएंगे गजेटेड ऑफिसर से। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से जरूर ले लिए, लेकिन अगर उनको संभाल के नहीं रखेंगे तो रिट्रीव नहीं कर पाएंगे और वो हमारे लिए भविष्य में दिक्कत खड़ी करेगा। तो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एचओ और एसओ में जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनको इंक्लूडिंग ईडीबीओ, बीओज को हमेशा अकाउंट ऑफिस को भेजेंगे, अकाउंट ऑफिस को भेजेंगे, और एचओ और एसओ जो है वो बीओ वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ में सब अकाउंट के साथ, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ अटैच करके हमेशा गार्ड फाइल में रखेंगे। फोटो की अगर बात करें तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ लगानी है, सीनियर सिटीजन में पासबुक में भी फोटो लगाना कंपलसरी है। और बीओ के केस में अगर बात करें 2 फोटो ली जाएंगी, तो एक फोटो जो है वो एसएस बुक अभी भी मेंटेन करनी है उनको और उसमें लगाना है। रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रिकॉर्ड रिलेटेड टू क्लोजर ऑफ अकाउंट, दैट इज आवर SB3, SB7A एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट जो SBCO में प्रिजर्व होते हैं, उनका प्रिजर्वेशन पीरियड भी 5 वर्ष कर दिया गया है। पहले 10 वर्ष था, उसको घटा के 5 वर्ष किया गया है। इसी तरह परचेज एप्लीकेशन या उनके साथ जो डॉक्यूमेंट है उनको भी 5 वर्ष के लिए प्रिजर्व किया जाएगा आफ्टर क्लोजर। प्रोसेस फ्लो, अगर रिकॉर्ड कीपिंग के प्रोसेस फ्लो की बात करें तो सभी पोस्ट ऑफिस जो हैं वो अपने अपने अकाउंट अपने अपने ऑफिस में रखेंगे। अगर अकाउंट क्लोज हो रहा है तो अकाउंट क्लोजर फॉर्म्स और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब एलओटी के साथ में एचओ को भेज देंगे। एचओ जो है वो सभी बंडल एसबीसीओ को ट्रांसफर करेगा एसओ से जो रिसीव हुए हैं। इसके साथ साथ जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके अपने एचओ के जो वाउचर है वो भी एसबीसीओ को ट्रांसफर करेगा। अब हम एएमएल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करेंगे, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। 2 तरह की रिपोर्टिंग है, सीटीआर यानी कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एंड एसटीआर यानी सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग। जब भी हमारी ट्रांजैक्शन सिंगल ट्रांजैक्शन 10 लाख की या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन 10 लाख की इन ए मंथ, अगर एक कस्टमर के द्वारा
एक महीने में 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करवाई जाती है तो उन ट्रांजैक्शंस को हम एक रिपोर्ट जो मंथली ड्यू रिपोर्ट है उसको बनाएंगे और डिविजनल हेड को 3 तारीख को भेजेंगे। डिविजनल हेड सर्कल को 5 तारीख को, सर्कल डायरेक्टरेट को 8 तारीख तक फाइनली सबमिट करेगा। अभी इसमें आजकल क्या हो रहा है कि एफआरएमयू अलर्ट्स भी जनरेट हो रहे हैं और ये सारी ट्रांजैक्शंस उसमें आ रही हैं, लेकिन अभी तक भी इस रिपोर्ट को सीटीआर की बात कर रहा हूं मैं, इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, तो ये हमें कंटिन्यू सबमिट करनी है, ये ड्यू रिपोर्ट है। देन हमारी दूसरी टाइप ऑफ रिपोर्ट आती है एसटीआर। इस एसटीआर कोई ड्यू रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जब भी हमें कोई लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन फोर्जली हुई है, इलीगल मनी के जो पैसे कमाए हुए हैं उनके द्वारा हुई है, काउंटरफिट नोट्स की करेंट फेक करेंसी नोट्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो, हमको शंका लगती है तो उसको तुरंत हमें रिपोर्ट करना है, सेम डे डिवीजन को, डिवीजन सेम डे सर्कल को, सर्कल डायरेक्टरेट को, और डायरेक्टरेट जो है हेड ऑफ जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है विद इन 48 आवर रिपोर्ट करेगा। सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे थे कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन को में किसको लेंगे, जहां रीजनेबल ग्राउंड है शंका करने का, सस्पेक्ट करने का, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम इसमें लेंगे। ऐसी अनयूजुअल या अनजस्टिफाइड परिस्थिति, कॉम्प्लेक्सिटी वाली परिस्थिति आपके सामने आ रही है, तब हम उसको सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका आय और जो मेहनत, उसका बोनाफाइड पर्पज जो है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में ले सकते हैं। एक रीजनेबल ग्राउंड हमको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उस केस में हम एसटीआर में रिपोर्ट करेंगे। डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कोई भी ये जो है, ये इसमें से किसी को भी हम एसटीआर में रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग अकाउंट्स के लिए भी अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में 3 ट्रांजेक्शन्स तक हमें अलाउ करने का शुरुआत में ऑर्डर था। अगर वो उसके बाद ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं तो फिर उसका जो ट्रांजेक्शन है वो केवाईसी आगे के लिए हम रोक देंगे, केवाईसी दिए बिना। आरडी एजेंट्स को आरडी के अकाउंट्स का केवाईसी करवाने का था, बाकी रिकॉर्ड कीपिंग, रिपोर्टिंग, एसटीआर, ये सब सेम जैसा रेगुलर अकाउंट्स के लिए होता है वैसा ही यहाँ करना था। अब हम बात कर लेते हैं रेमिटेंसेस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही। रेमिटेंस भी सेम केवाईसी और सीडीडी नॉर्म्स के अंदर ही रखा गया। जो डोमेस्टिक रेमिटेंसेज हैं उनको रिस्क कैटेगरी ए और रिस्क कैटेगरी बी में रखा गया, जिसमें 5,000 तक की ट्रांजैक्शन, आईएमओ, ईएमओ, वीपीएमओ, आईईपीओ, एफपीओ की ट्रांजैक्शंस जिनकी वैल्यू 5,000 से कम है, और दूसरी 5,000 से ऊपर है और 50,000 तक की वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 50,000 से, इन इंस्ट्रूमेंट में 50,000 से ज्यादा का रेमिटेंसेज नहीं किया जाता है। के लिए नॉर्म्स की अगर बात करें तो लो रिस्क कैटेगरी जो ए है उसमें प्रूफ या केवाईसी या फोटोग्राफ किसी में भी नहीं रिक्वायर्ड था। 50,000, 5,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन जैसे आईएमओ की हम बात करें तो उसमें आईडी प्रूफ देना पड़ता था एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब अगर इनवार्ड रेमिटेंसेज, जो इंटरनेशनल इनवार्ड रेमिटेंसेज है, IMTS है, पहले मनीग्राम भी होता था, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसको भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया, जिसमें लेवल 1 की ट्रांजेक्शन्स आती हैं जो 50,000 तक की रेमिटेंसेज हैं, उनको हम लेवल 1 में रखते हैं, जिसमें परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ट्रेवलर्स चेक, ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो लेवल 1 की रिस्क में आएंगी। लेवल 2 में 50,000 से 1 लाख तक की रिस्क में जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आएंगी। ये सारे ट्रेवलर्स चेक या फॉरेन करेंसी नोट्स का परचेजिंग, ये भी 50,000 से ऊपर अगर कोई कर रहा है तो लेवल 2 में आएगा। लेवल 3 में ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर फैमिली मेंटेनेंस हो, चाहे कैसी भी हो, 1 लाख से ज़्यादा जो फैमिली मेंबर के द्वारा भेजी गई हैं वो सारी एक लेवल 3 की कैटेगरी में आएंगी, जिसमें इंटरनेशनल रेमिटेंस, फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं विजिटिंग, वो भी आएंगे। जो कस्टमर ले रहा है यहाँ पे वो फोटो आईडी देगा। अगर ट्रांजेक्शन हाई रिस्क कैटेगरी से आती है तो हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन अनयूजुअली कोई रिसीव कर रहा है तो भी वहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है। अगर फॉरेन नेम से सेंडर है बट रिसीवर जो है वो इंडियन है तो भी वहाँ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है।
दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि जिस पर्सन ने भेजने वाला और लेने वाला दोनों सेम ही नेम वाले होते हैं, तो उस तरह के केसेस जो है उसको ध्यान में रख के हमें एक्शन लेना है। कुछ नॉन रेजिडेंट कस्टमर होंगे, हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होंगे या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होंगे, नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स भी आपके पास आएंगे। तो इन सब के मामले में हमें ड्यू डिलिजेंस रखना है और रिक्वायर्ड कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो है उनको लेने के बाद ही ट्रांजेक्शन करना। डॉक्यूमेंट अगर क्या रिक्वायर्ड है तो हर एक ट्रांजेक्शन के साथ आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लेना ही है हमें। और हमेशा कभी ये भूल ना करें, ओरिजिनल के साथ हमेशा चेक करें, फोटो डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो मैच हो, देन आप ट्रांजेक्शन्स उनको एक्सेप्ट करें, वो आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ को, और फिर उसको पेमेंट दें। हाई रिस्क कैटेगरी जो लेवल 3 की कैटेगरी है उसमें आइडेंटिफिकेशन या एड्रेस प्रूफ भी लेना चाहिए, रेगुलर प्रूफ जो है वो। उसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग की अगर बात करें तो जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं वो बुकिंग एंड पेमेंट वाउचर्स जो हैं उनके साथ ही केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को रखा जाएगा एचओ। रिपोर्टिंग की भी अगर बात करें तो सीटीआर और एसटीआर सेम जो हमने सेविंग बैंक में किए हैं डिस्कस, सेम के सेम रूल यहाँ लागू पड़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस पूरे सेशन का। अगर हम AML CFT नॉर्म्स के तहत जो बातें हमने की, KYC CDD की, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो हमारे खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? तो बिल्कुल हाँ, इसमें हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और 10,000 से लेके 1,000 तक का 1 लाख रुपए तक का जुर्माना ऑफिस के इंचार्ज के अगेंस्ट में लगाया जा सकता है। इन एडिशन डिसिप्लिनरी एक्शन भी रिकमेंड किए जा सकते हैं, इसी एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि केवाईसी नॉर्म्स, CDD नॉर्म्स जो है उनको पूर्णतः पालन करें, किसी भी हालत में इनका वायोलेशन ना करें। मैं समझ सकता हूं कि इसके अलावा भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वो लाइव क्लास जो होगा उसमें आपके क्वेश्चंस आप नोट करके रखिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उसमें हम क्लियर करेंगे। अंत में मैं डाक प्रशिक्षण केंद्र वडोदरा की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं।